ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। मेरे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं उन सबका भी वेलकम है, और जो नए मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आई वेलकम, बहुत बहुत वेलकम है उन सभी का, जो भी मेरे चैनल पे नए नए सिरे से जुड़ रहे हैं। तो काफी समय से प्लान था कि मैं स्टार्टिंग से अपने लेक्चर्स बनाना स्टार्ट करूं, तो आज उसी की डायरेक्शन में मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इट्स द लेक्चर ऑन बायोमोलिक्यूल्स इंट्रोडक्शन। देखिए, वैसे तो ये लेक्चर कंसंट्रेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बट डेफिनेटली इस लेक्चर से बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, मेरा क्वालिफिकेशन आप लोग जानते हैं, मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपने व्यूअर से करना चाहूंगा कि अगर मेरे किसी व्यूअर ने या मेरे किसी मेंटी ने या मेरे किसी स्टूडेंट ने सीएसआईआर का पेपर दिया है, तो दे कैन शेयर द पेपर विद मी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस पेपर के सॉल्यूशन जानने के लिए, तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम सीएसआईआर का नया जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको मजा आएगा। ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम जितना हो सकेगा, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में ही है, तो आपके पास लेस देन 6 मंथ्स है। आपके पास सिर्फ अगस्त का टाइम है, सितंबर का टाइम है, अक्टूबर का टाइम है, नवंबर का टाइम है, राइट। दिसंबर में तो आपका टीआईएफआर का भी पेपर होगा और सीएसआईआर का भी पेपर होगा। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वी विल स्टार्ट राइट नाउ। ठीक है, ओके। तो कहानी की शुरुआत होती है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स से। ठीक है, अब यहाँ पे हर चीज का एक मतलब है, और मैंने स्लाइड्स को इस तरह से बनाया है, इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर आप स्लाइड्स को पढ़ लेंगे और मेरी बातों को, लेक्चर्स को अच्छे से सुन लेंगे, तो आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, आई 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 विश कि मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकूं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकूं, बिकॉज एआई के टाइम में फैक्ट्स तो आपके पास ऑन द टिप्स अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम एक बात समझते हैं, बायो का मतलब हम लाइफ से अक्सर रिलेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बायो का मतलब लाइफ है, मैक्रो का मतलब यहाँ पे साइज से है, एंड मॉलिक्यूल्स क्या दर्शाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन है, आयनिक इंटरेक्शन है, वॉन्डरवॉल चार्जेस इंटरेक्शन है। ये सारे मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री बताते हैं, राइट। कौन प्रोटोनेटेड है, कौन डीप्रोटोनेटेड है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। तो मॉलिक्यूल्स उनके बीच की केमिस्ट्री बताएगी। मैक्रो मैक्रो उनका साइज बताएगा, और बायो लाइफ बताएगी। इसीलिए टर्म है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए, तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, आपके पास यहाँ पे 3 डेफिनेशन है। ठीक है, Biomacromolecules are large molecules produced by living organisms that are essential for life. Biomacromolecules are high molecular weight biological molecules composed of covalently linked atoms and in many cases polymerized monomeric subunits. They perform structural, catalytic, informational, transport, and regulatory functions. And biomacromolecules are higher molecular weight biological molecules synthesized through enzyme-mediated biosynthetic pathway. They include proteins, nucleic acid, polysaccharide, biologically important lipids, and they form the structural and functional basis of all living systems. इन तीनों डेफिनेशन में लेवल्स का फर्क है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Biomacromolecules are large molecules produced by living organisms that are essential for life. Holds true. Holds true for someone who is just being introduced to the subject of biochemistry or microbiology. जो बीएससी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का बच्चा है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसके लिए ये डेफिनेशन ठीक है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं।
Biomacromolecules are high molecular weight biological molecules composed of covalently linked atoms and in many cases polymerized monomeric subunits. They perform structural, catalytic, informational, transport, and regulatory functions in the liquid organisms. किस तरह के काम? स्ट्रक्चरल, कैटालिटिक, इंफॉर्मेशनल, ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेटरी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है? स्ट्रक्चरल, कैटालिटिक, इंफॉर्मेशनल, ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेटरी. स्ट्रक्चरल मतलब, स्ट्रक्चरल जहां पे वर्ड आ गया वहां पे हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो आपके सेल के मैट्रिक्स को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जो है डिफाइन करता है. उसमें क्या आते हैं? उसमें कुछ आपके प्रोटीन्स आते हैं, कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं. कैटालिटिक में तो आपके एंजाइम्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, राइट? राइबोजाइम भी आता है. इंफॉर्मेशन में आते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए और आरएनए इंफॉर्मेशन पास डाउन करते हैं. डीएनए फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, आरएनए, ठीक है, आरएनए कैसे करता है? फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन. ट्रांसपोर्ट में आपके प्रोटीन्स आते हैं. क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं? ठीक है. रेगुलेटरी फंक्शंस में अगेन आपके प्रोटीन्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं. आपका रेगुलेशन कैसा है? सर्केडियन रिदम के हिसाब से रेगुलेशन है, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेशन है. तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ये सारे कामों को करते हैं. ठीक है, दे परफॉर्म दीज फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये हो गई आपकी थोड़ी एमएससी लेवल की डेफिनेशन. ठीक है, आप इस डेफिनेशन को एग्जैक्टली अपने एग्जाम में लिख भी सकते हैं. अब एमएससी के बाद भी एक लेवल होता है, एमएससी के बाद पीएचडी का लेवल होता है. तो पीएचडी के लेवल में बात थोड़ी सी और डिटेल में आ जाती है. बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स आर हायर मॉलिक्यूलर वेट biological molecules synthesized through enzyme mediated biosynthetic pathway. ये एक important component है. They include proteins, nucleic acids, polysaccharides and biologically important lipids, and they form structural and functional basis of all living systems. ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन अपनी अपनी जगह सही है. डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल पे हैं और किस लेवल पे देख रहे हैं, आपके लिए काम करेगी. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, तो डज साइज मैटर? मैक्रो में मैंने अभी बताया लार्ज. तो साइज का क्या रिलेशन है मॉलिक्यूल से? डज इट मैटर? यस एंड नो, एंड प्रोबेबली द आंसर इज समवेयर इन बिटवीन. यानी सिर्फ साइज मैटर नहीं करता, लेकिन साइज भी मैटर करता है. तो एक आपको स्टेटमेंट अक्सर देखने को मिलती है इंग्लिश में, इट्स नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. नेसेसरी तो है साइज, लेकिन सफिशिएंट नहीं है बायोमैक्रोमोलिक्यूल को कैरेक्टराइज करने के लिए या उसको डिफाइन करने के लिए. ठीक है, मतलब क्या है अभी समझाता हूं. ठीक है, ओके, ये कुछ आपके पास बायोमोलिक्यूल्स हैं. ठीक है, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, पेप्टाइड्स हो गया, ओलिगोपेप्टाइड्स हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया. अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ रखा है? लगभग सबके बारे में पढ़ रखा हो बीएससी एमएससी में, या आपने ग्रेजुएशन लेवल पे इन सभी चीजों के बारे में पढ़ रखा होगा. आपने वाटर के बारे में भी पढ़ रखा होगा, राइट? You have also studied about amino acids, you have studied about proteins, you have studied about peptides, you have studied about oligopeptides, lipids you have studied about, fatty acids you have studied about, carbohydrates you have studied about, and nucleotides you have also studied about. तो डिफरेंस क्या है? ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं.
तो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होगा? क्या वाटर एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है सेम एज प्रोटीन? क्या प्रोटीन एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है सेम एज पेप्टाइड? क्या पेप्टाइड एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है सेम एज ओलिगोपेप्टाइड? क्या अमीनो एसिड्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल है कि प्रोटीन है? रिमेंबर, मैं टर्म यूज कर रहा हूं बायोमैक्रोमोलिक्यूल की, बायोमोलिक्यूल की नहीं। आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, ओके, समझिए। बायोमोलिक्यूल वर्सेस बायोमैक्रोमोलिक्यूल, ये बात इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल इज एनी molecule that is naturally synthesized or used by living organisms। ठीक है, ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि या तो नेचुरली सिंथेसाइज हो या फिर यूज किया जाता हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो क्या विटामिन बायोमोलिक्यूल्स हैं? बिल्कुल है। क्या आपके अमीनो एसिड्स बायोमोलिक्यूल्स हैं? बिल्कुल है। क्या आपका वाटर एक बायोमोलिक्यूल है? आपका 70% शरीर वाटर का बना हुआ है, तो वाटर बायोमोलिक्यूल होगा। तो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब लार्ज, कितना लार्ज? एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज, बॉल की साइज का, प्लैनेट की साइज का, सन की साइज का, कुछ किलो डाल्टन्स का, कुछ डाल्टन्स का, 1000 किलो डाल्टन्स का, 1000 डाल्टन्स का, 999.999999 डाल्टन्स का। कोई साइज, स्ट्रिक्ट साइज लिमिट नहीं है। इज देयर स्ट्रिक्ट साइज लिमिट? नो। Biology doesn't have a universally accepted boundary। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को जब हम बायोमोलिक्यूल या बायोमैक्रोमोलिक्यूल में करते हैं डिफरेंशिएट, तो कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाउंड्री नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है। जैसे कि आपकी जो एग्जाम की कट ऑफ है वो हर साल क्या फिक्स रहती है? इसको इस तरह से समझिए, आपकी एग्जाम की कट ऑफ कभी जेआरएफ की 110 जाती है, कभी जेआरएफ की 105 जाती है, कभी जेआरएफ की 109 जाती है, कभी जेआरएफ की 119 चली जाती है, कभी 125 चली जाती है जेआरएफ की कट ऑफ। क्यों कट ऑफ डिफरेंट क्यों है हर साल? हर साल सेम कट ऑफ क्यों नहीं है? क्योंकि हर साल पेपर डिफरेंट है और हर साल बैठने वाले स्टूडेंट्स डिफरेंट है। तो वाई देयर इज अ फिक्स कट ऑफ? आप इनमें से किस आदमी को लंबा मानेंगे? 170 सेंटीमीटर का इंसान लंबा है, 175 सेंटीमीटर का इंसान लंबा है, 180 सेंटीमीटर का इंसान लंबा है, या 185 सेंटीमीटर का इंसान लंबा है? एट विच हाइट डज अ पर्सन बिकम टॉल? क्या इसका कोई यूनिवर्सल आंसर है? नहीं है। कोई इंसान कितना मोटा है, उसका वेट कितना है, वो ओवर वेट कितना है, क्या इसका क्राइटेरिया है? डेफिनेटली अगर आप बीएमआई के परस्पेक्टिव से देखें तो क्राइटेरिया है, बट क्या वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है? बिल्कुल है। तो देयर इज नो यूनिवर्सल आंसर बिकॉज टॉल इज अ रिलेटिव डिस्क्रिप्शन, नॉट अ फिजिकल लॉ। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट सी के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो घुमावदार क्वेश्चंस आते हैं, वो इसी तरह से आते हैं। ठीक है, समझिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई आदमी कितना लंबा है, कोई कितना टॉल है, ये एक रिलेटिव चीज है। उसी तरह से कोई मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल है कि नहीं है, ये हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैक्रो का लिटरली मीनिंग है लार्ज, पर लार्ज किस कंपैरिजन में, राइट? मेरे पास अगर 1000 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आई एम करेंटली रिचर देन यू। बट अगर आपके पास कल को 2000 रुपए हैं और मेरे पास 1000 ही रुपए हैं, तो यू आर एट दैट टाइम रिचर देन मी। जस्ट लाइक
wealth, this thing is also relative in nature. Large in compared to what? Macromolecule is large in compared to what? Water, glucose, ATP, proteins, viruses. नेचर ने कोई एक चार्प लाइन नहीं ड्रॉ कर रखी है, एक कट ऑफ नहीं डिसाइड कर रखी है कि हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, इसको माइक्रोमोलिक्यूल करेंगे या इसको सिर्फ मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो बुक्स इस बारे में क्यों कहती हैं? द वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स लेरेंजर हो गई, स्टायर हो गई, क्यूबे हो गई, वो डीएनए और प्रोटीन्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों कहती है? क्योंकि they possess properties that emerge only when the molecules become sufficiently large. इस बात को आपको सी स्टेटमेंट के लिए समझना बहुत जरूरी है। फॉर द पार्ट सी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा पार्ट सी में। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन को मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि उनके पास वो प्रॉपर्टीज हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इमर्ज होती हैं, जो कि आती हैं तब जब मॉलिक्यूल सफिशिएंटली लार्ज हो। ठीक है, जैसे कि वाटर का 18 डाल्टन वेट होता है, लेकिन वाटर फॉल नहीं कर सकता, कैटालाइज रिएक्शन नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता और फाइबर्स नहीं बना सकता। ठीक है, कैटालाइज रिएक्शन कर सकता है, लेकिन क्या वो 18 डाल्टन पे करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल करता है या मिक्सचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करता है? वो देखने वाली बात है, राइट? एक वाटर मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल कैटालाइज रिएक्शन करता है या एक पूरा सिस्टम करता है कैटालाइज रिएक्शन, वो समझने वाली बात है। हीमोग्लोबिन जिसका वेट लगभग 64 किलो डाल्टन है, ठीक है, 64.5, ये फोल्ड कर सकता है इन प्रिसाइज 3D स्ट्रक्चर, bind oxygen cooperatively and change conformation and perform complex biological reactions। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका बेसिस बना रही है आगे के आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए। ओके, तो क्या हो गया इसमें है, इट्स द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, इट्स द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, यानी वो प्रॉपर्टीज जो इमर्ज कर रही हैं rather than the precise molecular weight that distinguish the macromolecule। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बुक्स में या जो कॉमन बिलीफ है उसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन है वो आपको बताता साइज के बारे में है, एंड साइज इज इंपॉर्टेंट, बट बायोलॉजिकली जो रिलेवेंट चीज है कि इट इज द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज रादर देन द प्रिसाइज वाटर molecular weight that distinguishes biomolecule from biomacromolecule। बहुत बेसिक, बहुत छोटी, बहुत इग्नोरेंट बात है, पर बहुत कमाल की बात है, बिकॉज इस पे सवाल बनाया जा सकता है। एक अच्छा एग्जामिनर, एक डिटेल्ड ओरिएंटेड एग्जामिनर या एक डिटेल्ड ओरिएंटेड इंटरव्यूअर आपसे इसी तरह के सवाल पूछता है, तो आपसे बहुत फंडामेंटल चीजें पूछता है, इसीलिए मैंने आपके सामने ये चीज रखी है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो हमने क्लासिफाई कर दिया, पर केमिस्ट्स को फिर भी एक पर्टिकुलर कट ऑफ चाहिए। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी सेपरेटली काम नहीं करती, आपको उसमें केमिस्ट्री के यूसेज, केमिस्ट्री के टूल्स यूज करने पड़ते हैं। भाई एफिनिटो क्रोमेटोग्राफी में, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में तुम प्रिंसिपल्स तो केमिस्ट्री की यूज कर रहे हो ना। अगर तुम कोई एक पर्टिकुलर कट ऑफ ही नहीं बनाओगे तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी काम किस तरह से करेगी? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी काम किस तरह से करेगी अगर आप एक पर्टिकुलर कट ऑफ ही डिसाइड नहीं करेंगे? किस चीज का? मॉलिक्यूल्स का। इस वजह से केमिस्ट्स ने और आईयूपीएसी ने, बायोकेमिस्ट ने, पॉलीमर केमिस्ट ने कुछ एक रेंज डिसाइड कर कि 500 डाल्टन से नीचे स्मॉल मॉलिक्यूल, 500 से 1000 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, 1000 से 10,000 डाल्टन बॉर्डरलाइन ओलिगोमेरिक रीजन, और 10,000 डाल्टन से ज्यादा कॉमनली ट्रीटेड एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या ये डेफिनेशन स्ट्रिक्ट है? अगेन स्ट्रिक्ट नहीं है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन, दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन। ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे, उसके चार्ज पे, उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। पर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्यों बनाया गया? ताकि हम स्टडी करने के लिए कुछ एक आध चीज हमारे पास, कुछ बेसलाइन तो होगी, कोई तो फाउंडेशन होगा, तो वो यही फाउंडेशन है आसान करने के लिए। क्योंकि अगेन बायोलॉजी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। और प्रोटीन को स्टडी करना है तुम्हें साइज एक्सक्लूजन पार्टिकल्स में, जब तक तुम एक पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं डिसाइड करोगे तुम कैसे मान लोगे? तो ये क्राइटेरिया बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल आता है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड डीएनए है वो 2 मिलियन डाल्टन का है, और ह्यूमन का जो क्रोमोसोमल डीएनए है दैट इज 10⁻11 डाल्टन। Should one suddenly become more macromolecular than the other? The answer is no. कैटेगराइजेशन करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए, रिलेटिवली इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एप्लीकेशन के लिए हम चीजों को इस तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आप तीन चेन्स को इमेजिन करिए, चेन ए, चेन बी और चेन सी। चेन ए का जो काम है दैट इज हैव 5 अमीनो एसिड्स, चेन बी में 50 अमीनो एसिड्स हैं, चेन सी में 500 अमीनो एसिड्स हैं। वेयर इज इट एग्जैक्टली दैट द चेन बिकम अ प्रोटीन? चेन एक अमीनो एसिड की चेन प्रोटीन कब बन जाती है? एट विच अमीनो एसिड नंबर? 25 पे, 20 पे, 35 पे, 50 पे, 100 पे? नो वन नोस, किसी को नहीं पता। There isn't a universal point. Instead, scientists use the term peptide, oligopeptide, polypeptide, protein. These categories overlap with each other. As a CSIR aspirant, as someone who is willing to do PhD, as someone who is willing to teach at institutes, at universities, you must understand the difference. ठीक है, आगे चलते हैं। तो सेम हैपेंस विद कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, माल्टेरोस हो गया, ओलिगोसेक्राइड्स हो गए, पॉलीसेक्राइड हो गए। तो where does an oligosaccharide actually become a polysaccharide? This, where does an oligosaccharide actually become a polysaccharide? Different textbook says different things, 10, 20 or more sugar units. Again, there is no universal law. इसीलिए आपको उसमें इस तरह का साइन देखने को मिलता है, ना कि इस तरह का 200 से 250, 201 नहीं, 251 नहीं, 200 से 250। ठीक है, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, तो हम मैक्रोमोलिक्यूल इनफैक्ट टर्म ही यूज कर रहे हैं, सीधा बायोमोलिक्यूल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि
one molecule becomes sufficiently large, new physical and biological properties emerge, जैसे कि मैंने अभी 2-3 स्लाइड पहले समझाया। अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वाटर की एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं 18 डाल्टन की। और जब आप एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो आप कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं? आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं 6 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स की। मैं आपके सामने एक वाटर मॉलिक्यूल रख रहा हूं, समझिएगा इस चीज को। ये चीजें बड़ी बेसिक हैं, लेकिन बड़ी फंडामेंटल हैं, क्योंकि अगर आपका यहां से बेसिक गड़बड़ हो गया, तो आपके आगे की सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और मैं एक वाटर के मोल की बात कर रहा हूं। बायोलॉजिकली आपको इनका डिफरेंस समझ में आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वन वाटर मॉलिक्यूल एंड वन मोल ऑफ वाटर? ठीक है। तो क्योंकि न्यू फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इमर्ज करती हैं, इसीलिए हम मैक्रोमोलिक्यूल टर्म का शब्द का टर्म इस्तेमाल करते हैं। जो प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड्स में नहीं होंगी, वो प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स में होंगी वो अमीनो एसिड्स की वजह से ही, लेकिन वो प्रॉपर्टीज प्रोटीन में होंगी। और प्रोटीन फोल्डिंग का ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो आज भी रिलेवेंट है। ठीक है, अमीनो एसिड्स प्रोटीन की एक्टिविटी में किस तरह से काम करते हैं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो तो हमें पता है, कैटालिटिक साइट होती है, सिस्टीन रेसिड्यूज हो गए, थ्योरिडीन रेसिड्यूज हो गए, फॉस्फोराइलेशन हो गया, ठीक है। पर वो एक्चुअल में किस तरह से काम करती है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कभी रिसर्च करने का मौका मिले तो जरूर करिएगा। एंड इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, इट्स अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स, जहाँ थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम्स काम आते हैं। खैर, वो कभी बाद में बात करेंगे। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स करते क्या? लार्ज मॉलिक्यूल्स फोल्ड कर लेते हैं खुद को स्टेबल 3D स्ट्रक्चर्स में, मल्टीपल इंटरेक्शंस बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं, एंजाइम्स बन सकते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। इनफैक्ट सेल्फ असेंबली पे तो इस समय इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है, किसी भी अच्छी लैब में, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में सेल्फ असेंबली पे जरूर काम चल रहा होगा, बिकॉज सेल्फ असेंबली मॉलिक्यूल्स आर इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग डिलीवरी मॉलिक्यूल्स। और जो आपके वायरसेस होते हैं, दे ऑल्सो सेल्फ असेंबल। कैसे होते हैं, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन। व्हेन यू वांट टू डिग डीप इन साइंस, जब आपको साइंस में काफी डीप में जाना हो, यू शुड आस्क फंडामेंटल एंड बेसिक क्वेश्चंस। आपके पार्ट सी के क्वेश्चंस तो सॉल्व ही हो जाएंगे, आप एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे रिसर्चर, एक अच्छे टीचर भी बनेंगे। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है? वो साइज एंड आर्किटेक्चर, मैंने ये नहीं कहा कि साइज का इंपॉर्टेंस नहीं, मैं कह रहा हूँ साइज का इंपॉर्टेंस तो है, आर्किटेक्चर का भी है। enable complex structural or functional behavior that cannot be achieved by its building blocks. जैसे कि why do amino acids and glucose fail this definition? An amino acid can perform only a limited number of chemical reaction. ठीक है, a glucose molecule stores energy but cannot fold, encode information, catalyze reaction, build a cytoskeleton. But when thousands of amino acids join, they produce proteins with remarkable capabilities. Likewise, when thousands of glucose molecules join, they form cellulose, starch, or glycogen with properties that no single glucose possess. I hope आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो it's not just a molecule, ठीक है, it's about the size, the architecture, the shape that enables them, that gives these biomolecules the property to function either structurally or functionally. ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की एक अच्छी डेफिनेशन है, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी। आगे चलते हैं। तो अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट biological molecule whose size and molecular organization give rise to emergent structural and functional properties that are absent in its constituent small molecules.
This is one of the most scientifically correct definitions. Again, मेरे व्यूअर्स या मेरे जो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, they could have different opinions and I welcome all those opinions, but बायोमैक्रोमोलिक्यूल की ये डेफिनेशन एक काफी अच्छी और एक काफी ओवरऑल कलेक्टिव डेफिनेशन है, ठीक है, जिसमें साइज की तो बात हो ही रही है, साथ में साथ उसके मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हो रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वही इमर्जेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज को एक मौका देता है एंड आर एब्सेंट इन इट्स कंस्टिट्यूएंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके। तो अगेन इस चीज को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ना क्यों है? अब आपके पास ये सारे आंसर्स हो सकते हैं कि आपको आने वाला एग्जाम पास करना है। अगर आप बीएससी एमएससी के लिए पढ़ रहे हैं, आपको क्वालिफाई करना है गेट नेट डीबीटी आईसीएमआर जेआरएफ, आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए पढ़ना है, आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पढ़ना है, आपको लाइफ को समझना है फिलोसफिकली, या आपको अंडरस्टैंड करना है, अप्रिशिएट करना है और इंजीनियर करना है लाइफ को। सिंथेटिक सेल, मैं एक दिन इस पे भी आपका एक बहुत अच्छा लेक्चर लूंगा कि सिंथेटिक सेल क्या है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ, एंड हैव वी क्रिएटेड लाइफ, क्या हमने भगवान का दर्जा हासिल कर लिया है, क्या हमने जिंदगी बना दी है, हैव वी क्रिएटेड लाइफ। सिंथेटिक सेल का डेफिनेशन क्या है, वो रियल सेल से कितना डिफरेंस करती है, कितना उसके जैसी है, दैट वी विल डिस्कस इन अ सेपरेटली इन अ टॉपिक, ठीक है, ओके। तो प्रील्यूड आपका खत्म हो गया, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आपकी स्टोरी, आपका एक जिसे कहते हैं ना कि मूवी की कहानी की शुरुआत कहां से होती है, वो खत्म हो गई। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर ऑन बायोमोलिक्यूल्स। 3, 2, 1 एंड लेट्स बिगिन, ओके। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो टारगेट ये रहेगा कि आपको पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊं, फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊं, फिर प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, ठीक है, और इस तरह से आपका काम चलता है, ठीक है, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दैट वी ऑल नो, दे आर टिपिकली द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन्स, ठीक है, polyhydroxy aldehydes or ketones or compounds that yield such molecules upon hydrolysis, जैसे कि hydroxy aldehydes, ketones and hydrolysis. These are the 4 terms that you should know. Poly means many, hydroxy means जिनके पास OH ग्रुप है, aldehyde मतलब जिनके पास CHO ग्रुप है, ketone मतलब जिनके पास COO ग्रुप है, और hydrolysis मतलब break down using water. Hydro मतलब water and lysis मतलब टूटना, वाटर की मदद से टूटना इज हाइड्रोलाइसिस, ओके। आगे चलते हैं, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे आर डिराइव फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अर्ली केमिस्ट का ये बिलीव था कि दे आर सिंस द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि C6H12O6 इज नथिंग बट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये देखिए, ये आपका कार्बन पार्ट हो गया और ये उसका हाइड्रेट पार्ट हो गया। तो कार्बन का हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। पर ये डेफिनेशन वक्त के साथ गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिले जैसे कि डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोसामीन, ग्लूकोरोनिक एसिड डू नॉट फॉलो द CH2N फॉर्मूला।
ठीक है। अब आपसे एमएससी एंट्रेंसेस में, बीएससी एंट्रेंसेस में पूछ लिया जाता है कि आपको 4 कंपाउंड दे दिए जाते हैं। आईटी जैम वगैरह में भी ऐसे सवाल आते हैं, 4 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो दिस फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला ये है, ठीक है, CH2N, ठीक है। अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा याद करने की चीज नहीं है, जस्ट आपको एक बात ये समझ में आनी चाहिए। CSIR में पहले 2000 में, 2003 में, 5 में ये सब सवाल पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। अब CSIR का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब गेट और आईआईटी जैम में भी इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे, ठीक है, बट अब नहीं पूछे जाते, बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं रिच इन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वन कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, कैन पोलिमराइज इनटू लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही है, ठीक है। पर इसको पढ़ के जाएंगे तो वाइवा में, इंटरव्यू में अटकेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी कभार हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है पर हम क्रैम कर जाते हैं, तो अटकेंगे नहीं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर लाइफ, दे अकर इन बैक्टीरिया, आर्किया, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट। तो आपका हर किंगडम कवर हो गया। वायरसेस का क्या मतलब है? तो दे आर, दैट्स अ फेवरेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि वायरसेस के केस में क्या होगा। अब वायरसेस अपने आप में एक बहुत ही एलिगेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो वायरसेस आर एसेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, देयरफॉर दे आर नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। तो क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वायरसेस में? सोच के बताइए। नहीं, हमेशा नहीं। नॉन एनवेलप वायरसेस में ज्यादातर, नॉन एनवेलप वायरसेस में, ये जब मैं आपको होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन पढ़ाया था, जो सेशन लिया था रिवीजन वाला, उसमें भी बताया था, मैं फिर से बताऊंगा आपको, अभी तो केवल आज इंट्रोडक्शन है। तो जो आपके नॉन एनवेलप वायरसेस होते हैं उसमें केवल आपको न्यूक्लिक एसिड मिलता है और उसमें आपको प्रोटीन मिलता है और कुछ नहीं। एनवेलप्ड वायरसेस में आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन वो डिराइव होस्ट सेल मेम्ब्रेन से होते हैं। यानी वायरस के पास अपना खुद का प्योर ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है। ग्लाइको मतलब जो कार्बोहाइड्रेट लिंक्ड है, अब वो लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, वो डिराइव किए जाते हैं होस्ट सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो क्या वायरसेस के पास अपने खुद के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन ज्यादातर इन्फ्लुएंजा, सार्स कॉव 2, HIV के मामले में दे आर द डिराइव्ड particles from host cell membrane. Thus, carbohydrates are not the universal components of virus, although many viruses display carbohydrate containing glycans on their surface through host mediated glycosylation. कितनी कमाल की बात है। इसी बात से जन्म होता है, या एक नई उसका जन्म होता है ब्रांच का, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोबायोलॉजी। ग्लाइकोबायोलॉजी एडवांस टॉपिक है, कभी आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये चीज हो गई आपकी। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड आर एब्सेंट एज ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर। ऑब्लिगेटरी मतलब जरूरी, कंपलसरी, नेसेसरी, उसके बिना जीवन नहीं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इन वायरसेस पाए जाते हैं, ग्लाइकेंस की फॉर्म में पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, पर वायरसेस की आइडेंटिटी के लिए जरूरी नहीं, और पाए भी ज्यादातर
एनवेलप वायरसेस में जाते हैं। एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है। अब कोई स्टूडेंट उठेगा, पॉज करेगा वीडियो और वो कहेगा कि सर नॉन उसमें एनवेलप में भी पाए जाते हैं, तो दीदी और भैया पाए जाते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक्सेप्शन पाए जाते हैं, सब में जनरल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप सबको पता है। एनर्जी सोर्स के लिए है, प्राइमरी सोर्स आपका फ्यूल आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स तो ग्लूकोज पे रिलाई करते ही हैं। ठीक है, स्टोरेज का भी काम करते हैं, प्लांट में स्टार्च का करते हैं, एनिमल में ग्लाइकोजन का करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल रोल है, प्लांट्स में सेलुलोज का है, फंगाई में काइटिन का है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन का है। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में राइबोज है, तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। सेल रिकॉग्निशन का भी काम करते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ग्लाइकोलिपिड्स का। ठीक है, उसके बाद सेल सिग्नलिंग में भी काम करते हैं, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स, फर्टिलाइजेशन एंड many receptor recognizes carbohydrate molecules important in immune response, fertilization and development, और लास्ट में प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड, म्यूकस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बस आज की क्लास के लिए यही थी। आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन्स। वीडियो के नोट्स चाहिए हो तो आप जो है पीडीएफ कमेंट करिएगा। अगले टॉपिक में हम इसके डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने केवल सतही रूप से या सुपरफिशियली सब्जेक्ट को देखा है। अब हम इसके थोड़े डेप्थ में जाएंगे। हम लिंकेजेस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि डी और एल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और हमें क्यों पढ़ने चाहिए। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, उसका डिफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वायरसेस का क्या रिलेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ी मैंने। अब से मेरे जो वीडियोस होंगे वो इसी लेंथ के होंगे, एक्सेप्ट फॉर द रिवीजन वीडियो जो लास्ट में चलेंगे। 40 से 45 मिनट के वीडियोस होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए अगेन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ शिकायत करनी हो तो अगेन आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, रीच आउट टू मी कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया या हाउ कुड आई इम्प्रूव इट। ठीक है, इट्स ओपन टू ऑल। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जल्दी ही। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CSIR रिजल्ट्स। जिनको दोबारा तैयारी करनी हो मेरे साथ लग सकते हैं, जो नहीं तैयारी करना चाहते हैं दे आर फ्री टू चूज देयर ओन पाथ्स। ठीक है, टेक केयर, बाय।